दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक कोरियन हॉरर फैंटेसी वेब सीरीज हेलबॉर्न के बारे में। इस वेब सीरीज को अभी रिसेंटली ही 2021 में रिलीज किया गया है और इसमें टोटल 6 एपिसोड है और इनमें से पहले और दूसरे एपिसोड को आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें सियोल सिटी का एक कैफे दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ टीनेजर्स चेयरमैन जुंगसू का इंटरव्यू देख रहे थे, जो सभी को ये बता रहा होता है कि पहले एक फरिश्ता आकर पापियों को उनके मरने का दिन और समय बताता है और फिर जब वो दिन और वे समय आता है तो हेलबॉर्न के फरिश्ते या कह सकते हैं कि वो दरिंदे उस आदमी को बेरहमी से मारकर नर्क में अपने साथ ले जाते हैं और इसके जरिए गॉड हमारे पापों की सजा हमें देना चाहता है। और ये तरीका ईश्वर ने खुद अपनी मर्जी से अपनाया है ताकि वे इंसानों को उनके गुनाहों की सजा दे सके। और इसी बीच वहाँ पर हम एक मियांगू नाम के आदमी को देखते हैं जो काफी डरा हुआ था और बार बार फोन में टाइम देख रहा था। तभी 1 मिनट बाद सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है और फिर अचानक उस कैफे में कांच तोड़कर 3 नर्क के जल्लाद आते हैं। इसके बाद मियांगू वहां से भागने लगता है। पहले तो वे नर्क के जल्लाद उसके पीछे दौड़ते हैं, उसे भगा भगा कर सबके सामने मारते हैं और उसके बाद वे तीनों एक साथ मियांगू को जला देते हैं। और क्योंकि ये शहर के बीचों बीच में रोड के बीच में हो रहा था इसीलिए सभी लोग उसका वीडियो भी बना लेते हैं और ये वीडियो शहर में काफी तेजी से वायरल हो जाता है। अगले सीन में हमें डिटेक्टिव जिन को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट को लेकर काफी परेशान रहता है। जिन के पास्ट में बहुत बुरा हुआ था जिस वजह से जिन अपनी नौकरी को तो कर रहा होता है लेकिन उसका दिल उसकी नौकरी में बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है और इस बात को जिन के चीफ अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे जिन का काफी सपोर्ट करते हैं और इसीलिए वे जिन को अपने पार्टनर के साथ जाकर न्यू ट्रूथ नाम की एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगाने के लिए कहता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन 2012 से शुरू हुआ था और इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग इन दरिंदों के बारे में और इस प्रोसेस के बारे में काफी कुछ जानते हैं और जो टीनेजर्स है वे इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि द न्यू ट्रूथ पर आंख बंद कर विश्वास करते हैं। और न्यू ट्रूथ से एरोहेड नाम का एक ग्रुप निकलता है जो कि पाप करने वाले लोगों की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लीक करने के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर जिन का पार्टनर जिन को ये बताता है कि एरोहेड के लोग सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑन फील्ड भी काफी ज्यादा एक्टिव है, यानी कि वे लोगों को मार भी रहे हैं। और एरोहेड में जो ज्यादातर लोग हैं वे अधिकतर टीनेजर्स ही है। और न्यू ट्रूथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं इसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि लोग तो केवल द न्यू ट्रूथ के चेयरमैन जिंगसू को ही जानते हैं जो कि सभी लोगों को ये बताता रहता है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है और आगे तो बहुत कुछ भयानक होने वाला है। और सभी लोग उसकी इस बात को मानते भी थे। इसके बाद डिटेक्टिव जिन अपने पार्टनर के साथ उस स्पॉट पर पहुंचता है जहां पर उस आदमी की मौत हुई थी और वहीं पर चेयरमैन जिंगसू लोगों को भाषण दे रहा होता है। और इसी बीच डिटेक्टिव जिन अपने पार्टनर के साथ उस खून वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन वहां पर उसे खून के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और वहीं पर जब चेयरमैन जिंगसू की स्पीच खत्म हो जाती है तब डिटेक्टिव जिन अपने पार्टनर के साथ उसके पास जाता है ताकि उससे कुछ पूछताछ कर सके। और तभी वहां पर डिटेक्टिव जिन को अपनी बेटी दिखाई देती है जो कि न्यू ट्रूथ की फॉलोवर होती है। इसके बाद डिटेक्टिव जिन अपने पार्टनर के साथ मिलकर चेयरमैन वुंगसू के साथ चलते हुए बात करते हैं। इसके बाद चेयरमैन जुंगसू अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कि वह अनाथ था और जब वह 20 साल का हुआ तब उसे कुछ पैसे देकर अनाथालय से बाहर निकाल दिया गया। और इसके बाद जिंगसू अपने आप को बहुत ही बेतहाशा मानने लगा और वह अपने आप को खत्म करने के लिए यानी कि अपनी जान लेने के लिए तिब्बत की पहाड़ियों में गया ताकि उसके बारे में किसी को कुछ भी पता ना चल सके, जहाँ पर उसे वे 3 नर्क के जल्लाद किसी को मारते हुए दिखे। और इस हादसे के बाद जुंगसू ने अपनी पूरी जिंदगी इस इंसिडेंट के बारे में रिसर्च करने पर लगा दी कि आखिर ये दरिंदे कौन है और ये सब क्या हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। और इसी के साथ 2012 में द न्यू ट्रूथ नाम की इस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ और यहीं से चेयरमैन वुंगसू को सभी लोग जानने लगे और इसकी रिस्पेक्ट भी करने लगे। इसके अलावा चेयरमैन जुंगसू एक नॉर्मल लाइफ जीता है जो कि डिटेक्टिव जिन को काफी सोच में डाल देती है, क्योंकि डिटेक्टिव जिन का मानना था कि इंसानों को उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है और वे अपने फैसले खुद कर सकते हैं। इसके बाद चेयरमैन वुंगसू डिटेक्टिव जिन से उसके पास्ट के बारे में कुछ बातें पूछता है कि किस तरह से उसकी बीवी को किसी आदमी ने मार दिया और उसे जेल भी हुई और वे जेल काट कर फिर से आराम से जिंदगी काट रहा है, मतलब कि उसे इंसाफ नहीं मिला। ये बात सुनकर डिटेक्टिव जिन काफी सोच में पड़ जाता है। और इसके बाद चेयरमैन डिटेक्टिव से ये कहता है कि हमारे बनाए हुए कानून से लोगों को उनके पापों की सजा नहीं मिलती, इसीलिए ईश्वर ने लोगों को उनके पापों की सजा देने के लिए ये रास्ता चुना है ताकि लोगों के मन में पाप करने से पहले डर पैदा हो जाए और वे पाप ना करे। आगे चेयरमैन कहता है कि इंसानों को पापों से बचाने के लिए उनके मन में डर पैदा करना जरूरी है। इसके बाद चेयरमैन जिंगसू कुछ टीवी रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। अगले सीन में डिटेक्टिव घर आकर अपने कंप्यूटर में अपनी बीवी के मर्डर को लेकर कुछ देख रहा होता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लगता था कि उसकी बीवी का कातिल काफी कम सजा पाकर ही जेल से रिहा हो गया। इसी बीच पार्क नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि अपनी दुकान को बंद करके अपने घर जा रही होती है। और जैसे ही पार्क घर पहुंचती है तभी उसके दोनों बच्चे उसे बर्थडे विश कर उसे सरप्राइज कर देते हैं और इन सब की उसका बड़ा बेटा वीडियो भी बना रहा होता है। और पार्क को बर्थडे विश करने के तुरंत ही बाद उसके पीछे एक फरिश्ता
आता है जो कि उसे ये कहता है कि तुम पापी हो और तुम्हें नर्क जाना होगा और आज से ठीक 5 दिन बाद 3 बजे तुम्हारी मौत होगी। और ये सब पार्क के बच्चे उस वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस फरिश्ते को देखकर पार्क के बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में हमें नेरो हेड के कैप्टन स्कल मास्क को दिखाया जाता है और इसे स्कल मास्क का नाम लोगों ने दिया था और स्कल मास्क अपने चैनल A1 पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और इस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए वे सभी को ये बता रहा होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वे सब भगवान की मर्जी से हो रहा है और ऊपर वाले के इस काम के ऊपर हमें कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहिए और अगर किसी ने भी ऊपर वाले के यानी कि ईश्वर के काम में दखल दी तो एरोहेड के मेंबर्स उसे सबक सिखा देंगे। और इसके बाद वे लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर ही एक आदमी को दिखाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है और उसे एरोहेड के कुछ मेंबर्स बुरी तरीके से मार रहे होते हैं क्योंकि ये गॉड को नहीं मानता था। और साथ ही साथ स्कल मास्क उस आदमी के बारे में भी बताता है जिसे रोड के बीचों बीच नर्क के दरिंदे अपने साथ ले गए थे कि उस आदमी ने कितने सारे पाप किए थे जिस वजह से वे नर्क में गया। इसके बाद पुलिस उन सभी टीनेजर्स को पकड़ लेती है जिन्होंने उस आदमी को बुरी तरीके से मारा था क्योंकि उस आदमी ने एक लॉयर के जरिए इन सभी टीनेजर्स के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद उन टीनेजर्स का कुछ नहीं होता क्योंकि टीनेजर्स के खिलाफ कानून इतना कड़ा नहीं है और इस बात का फायदा वे टीनेजर्स काफी अच्छी तरीके से उठाते हैं और वे तो उन दोनों डिटेक्टिव्स को सामने ये कह देते हैं कि हम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। और इन टीनेजर्स में से एक लड़की एक डिटेक्टिव को ये सलाह देती है कि तुम न्यू ट्रूथ की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलो और यहीं से उस डिटेक्टिव को ये पता चलता है कि द न्यू ट्रूथ एक नया धर्म बनकर लोगों के सामने आ रहा है। इसके बाद वे डिटेक्टिव जिन के पास जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव जिन उस डिटेक्टिव से कहता है कि लास्ट नाइट उसने अपनी बेटी के चेहरे पर जो मुस्कान देखी ऐसी मुस्कान उसने पहले कभी भी नहीं देखी। जिस पर जिन का पार्टनर उससे कहता है कि अगर वो मुस्कुरा रही है तो इसका मतलब यह है कि वह जो भी अपनी जिंदगी में कर रही है उससे वह खुश है और वो सही कर रही है। इसके बाद हमें उसी लेडी लॉयर को दिखाया जाता है जो कि उस आदमी के केस को हैंडल कर रही थी जिसको उन टीनेजर्स ने बुरी तरीके से मारा था। और जब ये लॉयर अपनी ऑफिस में आती है तब उसे वहां पर कोई बताता है कि कोई पार्क नाम की औरत उससे मिलने के लिए वहां पर आई है। और इसके बाद पार्क लॉयर मिन्यू को उसकी चेतावनी वाला वीडियो दिखाती है कि किस तरह से वह फरिश्ता आया और उसे उसकी मौत का टाइम और दिन बताकर गया। और पार्क उस लॉयर को यह भी बताती है कि इससे पहले वह न्यू ट्रूथ के चेयरमैन जिंगसू से मिलने गई और चेयरमैन ने पार्क के इस मौत के समय को सभी के सामने ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन मांगी थी। उसने डेमोन्स्ट्रेशन का नाम दिया था और लॉयर मिन्यू ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है चेयरमैन विंगसू के ऊपर और लॉयर को लगता है कि वह कितना मतलबी है जो कि इस मौत के लम्हे को सभी को दिखाकर लोगों में डर फैलाना चाहता है और अपने आप का प्रचार करना चाहता है। इसके बाद पार्क लॉयर विन्यू को यह बताती है कि चेयरमैन ने उससे ऐसा करने के लिए 3 करोड़ वॉन देने का वादा किया है और साथ में वे यह भी कहती है कि उसके मरने के बाद ये सारे पैसे उसके बच्चों के काफी काम आएंगे और इसीलिए पार्क ने चेयरमैन को उसके डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन दे दी है। और आगे पार्क विन्यू को यह बताती है कि वह उसकी हेल्प करे पेपर वर्क को पूरा करने में ताकि उसके मरने के बाद वे सारे पैसे उसके बच्चों को मिल सके। लेकिन लॉयर विन्यू को यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती लेकिन उसके पार्टनर के कहने के बाद वे मान जाती है और वे पार्क की मदद करती है पेपर वर्क को कम्प्लीट करने में। और यहाँ पर लॉयर विन्यू को यह लगता था कि 5 दिन बाद कोई भी मॉन्स्टर वहां पर नहीं आने वाला और पार्क की जान को कुछ भी नुकसान नहीं होगा और इसके जरिए वे लोगों के सामने द न्यू ट्रूथ की और चेयरमैन की असलियत को सबके सामने ला सकती है और इसीलिए वह पार्क की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद लॉयर मिन्यू अपने घर चली जाती है जहां पर वे अपनी मां के साथ कुछ बातें करती है। अगले सीन में हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है जहां पर डिटेक्टिव जिन के पास लॉयर मिन्यू का कॉल आता है और इस कॉल के ऊपर वे लॉयर डिटेक्टिव को पार्क के बारे में सब कुछ बता देती है। और इसके बाद वे डिटेक्टिव लॉयर जिन सुन के साथ मिलकर पार्क के घर पर जाते हैं जहाँ पर द न्यू ट्रूथ का चेयरमैन वुंग सू भी आता है। वहां पर वे डिटेक्टिव जिन उस चेयरमैन से कुछ सवाल करता है कि आखिर इतने सारे पैसे उसके पास आए कहां से। इस पर वे चेयरमैन उससे कहता है कि द न्यू ट्रूथ में कुछ फॉलोअर्स काफी ज्यादा अमीर है और ये पैसे उन्हीं से आए हैं और इस काम के जरिए हम उन बच्चों की मदद कर रहे हैं और ईश्वर के काम में कोई टांग भी नहीं अड़ा रहे, लेकिन तुम तो ईश्वर के काम में इन्वेस्टिगेशन करके दखल अंदाजी कर रहे हो। इसके बाद वे चेयरमैन डिटेक्टिव से उस डेमोन्स्ट्रेशन में आने के लिए कहता है क्योंकि उसका मानना है कि जितने ज्यादा लोग डेमोन्स्ट्रेशन में होंगे उसका मैसेज उतने ही ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसके बाद वे सभी पार्क के घर के अंदर मीटिंग करते हैं और इसके बाद वे पार्क के अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ पर जो भी बातें हो रही थी उन सभी को कमरे के अंदर पार्क का बेटा सुन रहा होता है। और इसी दौरान बातों ही बातों में वे चेयरमैन मिस पार्क से ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिर उसने ऐसा कौन सा पाप किया जिस वजह से उसे हेल जाना पड़ रहा है। यहाँ पर चेयरमैन वुंग सू को सिर्फ ये पता चलता है कि मिस पार्क सिंगल मदर है और उसके दोनों बच्चों के पिता कौन है और कहाँ पर है इसका मिस पार्क को कुछ भी पता नहीं। इसके बाद तुरंत कमरे से मिस पार्क का बेटा निकलता है और वे चिल्लाकर सभी
से ये पूछता है कि आखिर उसकी माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिस वजह से नर्क के दरिंदे उसे अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद मिस पार्क अपने बेटे को कमरे में वापस बंद कर देती है और फिर रोते हुए यह कहती है कि वे सिर्फ इतना चाहती है कि उसकी मौत के बाद उसके बच्चे किसी अनजान जगह पर चले जाए, जहाँ पर वे उन पैसों के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिता पाए। इसके बाद वे सभी वहाँ से चले जाते हैं और वह लॉयर एक प्लान बनाती है कि वह मिस पार्क के बच्चों को अपने कजन कनाडा में रहते हैं उसके पास भेज देगी, जहाँ पर इन बच्चों को कोई भी नहीं जानता, और जब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब वे उन बच्चों को यहाँ पर वापस बुला लेगी। लेकिन यहाँ पर उस लॉयर के पार्टनर को यह लग रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी दरिंदे नहीं आने वाले और द न्यू ट्रूथ ने इतने सारे पैसे बिना वजह ही बहा दिए हैं। अगले सीन में स्कल मार्क लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सभी को ये बता रहा होता है कि शहर के अंदर कोई है जिसको कुछ दिनों बाद नर्क के जल्लाद आकर अपने साथ ले जाएंगे, और इसके बाद स्कल मास्क ये पता लगाने में लग जाता है कि आखिर वे शख्स कौन है जिसे नर्क के जल्लाद अपने साथ ले जाने वाले होते हैं, और साथ ही साथ वे उस शख्स के पापों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश करता है ताकि वे लोगों को बता सके। इसके बाद हमें डिटेक्टिव जिन के पार्टनर को दिखाया जाता है जो कि मिस पार्क की सारी जानकारी को ऑनलाइन लीक कर देता है, और यहीं से स्कल मास्क को मिस पार्क के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। और इसके बाद स्कल मास्क उन बच्चों की एक फोटो को देख कर ये अंदाजा लगाता है और मिस पार्क पर यह इल्जाम लगाता है कि वह अपने बच्चों को मारती होगी, इसी वजह से गॉड उसे नर्क में जाने की सजा दे रहे हैं। और ये बात लॉयर मिन यू और डिटेक्टिव जिन को भी पता चल जाती है, जिस वजह से वे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब लॉयर उन बच्चों को जल्द से जल्द अपने कजन के पास भेजने के लिए एयरपोर्ट ले जाती है, जहाँ पर वे उन दोनों बच्चों को सुरक्षित प्लेन में बिठाकर भेज देती है। इसी बीच डिटेक्टिव जिन घर आकर अपनी बेटी को कॉल करता है कि वे इतनी रात को कहाँ पर है। इस पर उसकी बेटी कहती है कि वे एक फ्रेंड के घर पर है जहाँ पर वे पढ़ाई कर रही है और सुबह होते ही वे स्कूल चली जाएगी। इसके बाद वे फोन रख देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव जिन की बेटी उस चेयरमैन के साथ होती है, और इसके बाद डिटेक्टिव जिन की बेटी उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह से उसकी गलती की वजह से उसकी माँ की मौत हुई। और यहाँ पर वे चेयरमैन डिटेक्टिव की बेटी की हमदर्दी जीत लेता है और उसे ये विश्वास दिलाता है कि उसके माँ के मर्डर में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। इसके बाद वे चेयरमैन डिटेक्टिव जिन की बेटी को एक आदमी के पास ले जाता है, जहाँ पर वे उस आदमी की शक्ल दिखाकर उसे कहता है कि इसी आदमी ने तुम्हारी माँ का मर्डर किया था, और अब देखो ये कैसे आजादी से अपनी जिंदगी काट रहा है। यहाँ पर चेयरमैन वुंग सू डिटेक्टिव जिन की बेटी को ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि इंसानों के नियम कुछ भी काम के नहीं है और ईश्वर का इंसाफ ही सबसे बेहतर है। और चेयरमैन की इस बात से भड़क कर डिटेक्टिव जिन की बेटी उस आदमी को जाकर बेहोश कर देती है। इसके बाद चेयरमैन जुंग सू और डिटेक्टिव जिन की बेटी उस आदमी को लेकर एक अनजान जगह पर पहुंचते हैं, जहाँ पर वे दोनों उस आदमी को जिंदा ही जला देते हैं, जिसे जलता हुआ देख डिटेक्टिव जिन की बेटी काफी ज्यादा खुश होती है और हंसने लगती है। और इसके बाद वे उसकी जली हुई लाश को एक जगह पर छोड़ देते हैं और इस बात को वे पूरे शहर में फैला देते हैं। इसके बाद वहाँ पर मीडिया आती है और पास ही में पड़े आईडी कार्ड से उस लाश की पहचान करती है, और साथ ही साथ मीडिया सभी को यह भी बताती है कि 6 साल पहले इस आदमी ने क्या गुनाह किया था और अब इसके पापों की सजा ईश्वर ने इसे दे दी है। अगली सीन में दिखाया जाता है मिस पार्क का घर, जहाँ पर स्कल मास्क के कहने के बाद मिस पार्क को माफी मांगने के लिए नारे लगाते हुए दिखते हैं, और मिस पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेक्टिव जिन के पार्टनर यानी कि उस दूसरे डिटेक्टिव ने ही इंटरनेट पर लीक की थी। मिस पार्क के घर के बाहर वे सभी लोग बुरी तरीके से नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन मिस पार्क पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उनके बच्चों का फ्यूचर मिस पार्क ने सिक्योर कर दिया था। इसी बीच डिटेक्टिव जिन अपनी बेटी को कॉल लगाता है पुलिस स्टेशन से, लेकिन उसकी बेटी को कॉल नहीं लगता। तभी वहाँ पर एरोहेड के गुंडे अटैक कर देते हैं और सभी को घायल कर देते हैं, और पुलिस स्टेशन के ऑफिस में काफी तोड़फोड़ भी कर देते हैं। और एरोहेड के लोग ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पुलिस के जो लोग हैं वे ईश्वर के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं उसके केस की इन्वेस्टिगेशन करके। इसके बाद मिस पार्क के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस पार्क के डिमोन्स्ट्रेशन की तैयारियां चल रही होती है और वहाँ पर कई सारे वीआईपीज भी आते हैं। और इसी बीच वे लॉयर अपने पार्टनर से यह कहती है कि आखिर इन लोगों ने ये सब 3 दिन में आखिर कैसे अरेंज किया। इसी बीच हमें डिटेक्टिव जिन को दिखाया जाता है जो कि सभी ऑफिसर्स को ये कहता है कि उन सबको अलर्ट रहना है। इसके बाद उस लॉयर को एक पार्सल मिलता है जो कि वे ओपन नहीं करती, और वे मिस पार्क से ये कहती है कि क्या तुम अपने बच्चों से बात करना चाहती हो, लेकिन तभी वहाँ पर न्यू ट्रूथ का एक आदमी उसे ये कहता है कि इतना टाइम नहीं है। तभी मिस पार्क उस लॉयर से ये कहती है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब वे अपने बच्चों से बात करेगी, यानी कि मिस पार्क को ये लग रहा था कि उनको कुछ भी नहीं होगा, वे बच जाएगी। लेकिन इस डेमोन्स्ट्रेशन में चेयरमैन जिंग सू वहाँ पर नहीं आता। तभी वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।